Guys, this is Sigma Institute of Excellence Part 3 Chapter 9 SS Wildlife on Extinction। एक्सटिंक्शन मतलब क्या? जो खत्म होने के कगार पे हो, या तो एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो चुका हो। जैसे ह्यूमन का एक्सटिंक्शन क्या होगा? डायनासोर की बात कर लेते हैं। चलो ह्यूमन की क्यों बात करनी है, आपको पता है डायनासोर अभी अर्थ के ऊपर है नहीं, तो हम ऐसा बोलते हैं कि वो डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, टुडे आज की तारीख में काफी सारे वाइल्ड एनिमल्स से इन द दुनिया आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन मतलब पूरी दुनिया में से खत्म होने की कगार पर है, वो कहीं पे भी मिलेंगे नहीं अब। जैसे कि टाइगर्स वेर फाउंड थ्रू आउट इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी। पहले के जमाने में, लास्ट सेंचुरी मतलब अभी 21st सेंचुरी चल रही है, 28th सेंचुरी में, जो 28th सेंचुरी मतलब 1900 से लेके 1999 तक चल रही थी, इस सेंचुरी के दौरान जो टाइगर्स हैं वो पूरे के पूरे भारत में पाए जाते थे। कहां पे? पूरे के पूरे भारत में। लेकिन टाइगर्स वेर सीन इन द फॉरेस्ट ऑफ ईडर, गुजरात की बात कर रहे हैं, ईडर गुजरात का हिस्सा है, अंबाजी एंड दांता। टुडे टाइगर्स आर टोटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम गुजरात फॉरेस्ट एरियाज। आज की तारीख में गुजरात का जो फॉरेस्ट एरिया है, जंगल एरिया है, वहां से टाइगर पूरे के पूरे खत्म हो चुके हैं, दिखते ही नहीं है। पहले के जमाने में ईडर में पाए जाते थे, अंबाजी में पाए जाते थे, दांता में पाए जाते थे। टुडे वापस दो लाइन पढ़ लेते हैं। काफी सारे वाइल्ड एनिमल्स इन द वर्ल्ड आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट, मतलब कि खत्म होने की कगार पर है। आपको ये पता होना चाहिए 2014 या 15 में सेव टाइगर शायद आगे पढ़ने में आता है, सेव टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। क्यों स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे चर्चा कर लेंगे। टाइगर्स वेर फाउंड थ्रू आउट इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी, लास्ट सेंचुरी के दौरान। और मैं आपको एक बार रिमाइंडर देता हूं, आज की जो भी तारीख है आपको पता होनी चाहिए कौन सी तारीख है, 12 जुलाई है। आज से लेके आपकी एग्जाम जो 27 फरवरी में शुरू होने वाली है, 230 दिन बाकी है ना, अप्रोक्सीमेटली 32.85 वीक्स, समझ रहे हो? तो आपको अपनी पढ़ाई का खुद के लिए ध्यान रखना है, ठीक है ना, और देख लेना है। मतलब कि कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो 32 वीक्स और 6 डेज बाकी है। देख लेना थोड़ा बहुत अपनी पढ़ाई का ध्यान। टाइगर्स वेर सीन इन द फॉरेस्ट ऑफ ईडर। टाइगर कहां पे पाए जाते थे? ईडर के जंगल में, अंबाजी में और दांता में। टुडे टाइगर्स आर टोटली एक्सटिंक्ट। आज की तारीख में गुजरात के जंगल के एरिया से टाइगर्स गायब हो चुके हैं। चीता दुनिया का सबसे फास्ट एनिमल इज ऑल्सो बिकमिंग एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडियन जंगल। भारत के जंगलों से अब ये ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुका है। अब बर्ड्स की बात करते हैं। काफी बर्ड स्पीसीज, मैनी बर्ड स्पीसीज यानी प्रजाति विच वेर इजीली सीन इन इंडियन फॉरेस्ट, जो पहले के जमाने में भारत के जंगलों में बहुत आसानी से पाई जाती थी, आर नाउ हार्डली सीन। ऐसी बहुत सारी प्रजाति, अभी ऐसा नहीं बोला गया कि कौन सी प्रजाति है, लेकिन फिर भी भारत में जो काफी सारे बर्ड्स पाए जाते थे वो भी अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, हार्डली सीन करने को देखने को मिलते हैं। सम ऑफ देम लाइक वल्चर, वल्चर के बारे में सुना होगा आपने, ठीक है। डक विथ पिंक थ्रोट, डक, हाँ पिंक थ्रोट, डक विथ पिंक थ्रोट देखने को नहीं मिलता। क्रेन्स एंड ओल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। देखो अगर हमें ऐसी बात करें इन बर्ड्स के बारे में जो भारत के जंगलों में पाए जाते थे, जो ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। सम ऑफ देम, इनमें से लाइक वल्चर्स, वल्चर्स जानते हो ना, डक विथ पिंक 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 थ्रोट, फिर क्रेन्स एंड ओल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। फिर एक चिलोत्रो बर्ड होता था, वंस वाइडस्प्रेड इन अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट, इज नॉट सीन सो इजीली। चिलोत्रो नाम का बर्ड हुआ करता था, हमेशा अरुणाचल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में आया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट मतलब ये डिस्टोर्टेड मैप है, नहीं बनाना चाहिए इसको, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, इसीलिए ये इस एरिया में जो आया हुआ है
इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश जो आया हुआ है, वहां पे आसानी से दिखने वाला अब देखने को आसानी से नहीं मिलता है। देयर इज अ डेंजर ऑफ सर्वाइवल टू द एलिगेटर्स ऑफ द फ्रेश वाटर्स ऑफ रिवर्स। एलिगेटर्स समझते हो, वेरी गुड। एंड गंगा रिवर डॉल्फिन, जो गंगा रिवर में जो डॉल्फिन थी उसके ऊपर भी सर्वाइवल का डेंजर है। द नंबर ऑफ सी टर्टल्स अप्रोचिंग द कोस्ट ऑफ ओडिशा, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, हमने जब आखिरी वाला लेक्चर लिया था वहां पे हमने देखा था कि ये एग्स अंडे रखने आते हैं ओडिशा के कोस्ट के ऊपर। एंड गुजरात इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग। जो सी टर्टल्स थे, सी टर्टल्स क्यों आते थे भाई, हमें ओडिशा के बारे में पता है, जो ओडिशा और गुजरात में आते थे वो कॉन्स्टेंटली कम हो रहे हैं उनके नंबर्स। फिर वाटरफॉल, जिसको हम जर बिलाड़ी बोलते हैं, हम एक्चुअली मैं बड़ौदा से बिलोंग करता हूँ। बड़ौदा में जैसे हर जगह पे ऐसे चिड़ियाघर होता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी है ऐसे जू बोलते हैं उसको मेरे हिसाब से। तो बड़ौदा का जो जू है ना, कमाड़ी बाग का, वहाँ पे हम हमेशा जब छोटे बच्चे हुआ करते थे, याद आते हैं वो कहानियाँ, तब हम वहाँ पे जल बिलाड़ी हुआ करती थी, उसको हम मिलने जाते थे, अच्छा लगता था। वाटरफॉल बोलते हैं उसको। वॉज फाउंड फ्रीक्वेंटली इन नर्मदा, तापी, मही नदी एंड साबरमती रिवर्स ऑफ गुजरात इज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। अब ये जल बिलाड़ी भी देखने को नहीं मिलती है, मस्त लगती है, ठीक है। अ टाइम हैज कम फॉर अस टू थिंक अबाउट दिस सीरियसली। इन सब चीज़ों के बारे में हमें अच्छे से और सीरियसली सोचना बहुत ज़रूरी हो गया है। हम इसको थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करना पसंद करेंगे। क्या करेंगे, हल्का सा रिवाइज करना पसंद करेंगे। मैंने थोड़े फॉन्ट्स छोटे कर दिए ताकि हम पूरे पैराग्राफ को अच्छे से देख पाए। वाइल्ड लाइफ ऑन एक्सटिंक्शन, किन किन चीज़ों के ऊपर एक्सटिंक्शन का खतरा है। आज की तारीख में मैनी वाइल्ड एनिमल्स इन द वर्ल्ड आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। पहले के ज़माने में टाइगर्स वेर फाउंड थ्रू आउट इंडिया। टाइगर्स वेर फाउंड थ्रू आउट इंडिया ड्यूरिंग लास्ट सेंचुरी। आखिरी सेंचुरी की अगर हम बात करें तो भारत में टाइगर्स हर जगह पे पाए जाते थे। कहाँ कहाँ पे पाए जाते थे, अगर गुजरात की बात करें, टाइगर्स वेर सीन इन फॉरेस्ट ऑफ ईडर, अंबाजी एंड दांता में भी पाए जाते थे। लेकिन टुडे टाइगर्स आर टोटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम गुजरात फॉरेस्ट एरिया। गुजरात का जो जंगल वाला एरिया है वहां से टाइगर्स टोटली गायब हो चुके हैं, ठीक है। हम अगर पहली 3 लाइन को याद करने की कोशिश करें, टुडे मैनी वाइल्ड एनिमल्स इन द वर्ल्ड आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। टाइगर के बारे में सीधा टाइगर के ऊपर आता है, ठीक है। टाइगर्स वर फाउंड थ्रू आउट द इंडिया ड्यूरिंग लास्ट सेंचुरी। अब इंडिया से पहले तो वर्ल्ड वाला लाइन था, फिर इंडिया वाला लाइन था, फिर गुजरात वाला लाइन था। टाइगर्स वेर सीन इन द फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। कहां पे, ईडर, अंबाजी एंड दांता, ठीक है। अंबाजी हम दर्शन करने जाते हैं, ठीक है। नाउ आज की तारीख में टुडे टाइगर्स वेर टोटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम गुजरात फॉरेस्ट एरिया। गुजरात का जो जंगल वाला एरिया है वहां से टाइगर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। 3 लाइन क्लियर, ठीक है। पहले लाइन में टुडे मैनी वाइल्ड एनिमल्स इन द वर्ल्ड आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। सीधा टाइगर पे आते हैं, ठीक है ना। टारगेट्स वेर इंडिया, टाइगर्स वेर फाउंड थ्रू आउट इंडिया ड्यूरिंग लास्ट सेंचुरी। गुजरात में कहां पाए जाते थे, टाइगर्स वेर सीन इन द फॉरेस्ट ऑफ ईडर, अंबाजी एंड दांता। लेकिन यहां पाए जाते थे, लेकिन आज की तारीख में टुडे टाइगर्स वेर टोटली एक्सटिंक्ट, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट नहीं, टाइगर्स वेर टोटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ गुजरात, या तो फ्रॉम गुजरात फॉरेस्ट एरियाज। हम अब टाइगर को छोड़ के आगे निकलते हैं। चीता इज ऑल्सो बिकमिंग एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडियन फॉरेस्ट। चीता भी भारत के जंगलों से ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है, ऑलमोस्ट बिकमिंग एक्सटिंक्ट, ठीक है। हम आगे बढ़े, टाइगर्स के बारे में चर्चा करी, उसके बाद में चीता के ऊपर चर्चा करी। चीता भी भारत के जंगलों से एक्सटिंक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या, यहां पे कगार पर है। चीता इज ऑल्सो बिकमिंग एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडियन फॉरेस्ट। भारत के जंगलों से चीता एक्सटिंक्ट हो रहा है।
नाउ बर्ड स्पीसीज पे आते हैं। मैनी बर्ड स्पीसीज विच वेर इजीली सीन इन इंडियन फॉरेस्ट, काफी सारे बर्ड स्पीसीज थी। मैनी बर्ड स्पीसीज, वापस बात कर रहे हैं, वो टाइगर जैसा लाइन है। मैनी बर्ड स्पीसीज विच वेर इजीली सीन इन इंडियन फॉरेस्ट, जो भारत के जंगलों में आसानी से पाई जाती थी, आसानी से पाई जाती थी, वो भी अब हार्डली सीन, आप उसको देख नहीं पा रहे हो। मैनी बर्ड स्पीसीज विच वेर वेरी इजीली सीन इन इंडियन फॉरेस्ट आर नाउ हार्डली सीन, अब हम इनको अच्छे से देख नहीं पाते, मुश्किल से देख पाते हैं। सम ऑफ देम, चलो कौन सी बर्ड स्पीसीज की बात कर रहे हो भाई? सम ऑफ देम आर vultures, duck with pink neck, throat, cranes and owls are on the verge of extinction। जो बर्ड स्पीसीज जो हमें हार्डली सीन आजकल देखने को नहीं मिलते, मुश्किल से देखने को मिलते हैं ना, उसमें से सम ऑफ देम, जैसे वल्चर है, ठीक है, गिद्ध की हम बात करते हैं, डक विथ पिंक थ्रोट है, क्रेन्स है एंड ओल्स है, आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। थोड़ा अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं। चिलोत्रो बर्ड वंस वाइड स्प्रेड इन द अरुणाचल प्रदेश ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अरुणाचल आपको पता होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। इट इज नॉट अ चाइनीज टेरिटरी, भारत का हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट में आया हुआ है। हम कभी कभी वो सेवन सिस्टर के साथ थोड़ा अलग से व्यवहार करते हो, हम गलत है। इज नॉट सीन सो इजी, आजकल जो चिलेत्रो बर्ड है, जो एक जमाने में अरुणाचल प्रदेश में कहीं पे भी देखने को मिल जाता था, वो आज की तारीख में उसको देखना भी हमें ऐसे नसीब का काम हो गया है। नाउ एलिगेटर्स की अगर हम बात करें, एलिगेटर्स की बात करें, देयर इज अ डेंजर ऑफ सर्वाइवल टू द एलिगेटर्स ऑफ फ्रेश वाटर्स ऑफ रिवर एंड गंगा रिवर डॉल्फिन, है ना। दो लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? There is a danger of survival to the alligators of the fresh water as well as गंगा रिवर डॉल्फिन के ऊपर भी सर्वाइवल का इश्यू है। There is a danger of survival to the alligators of the fresh waters ऑफ रिवर्स एंड गंगा रिवर डॉल्फिन, इनके ऊपर सर्वाइवल का क्वेश्चन है। एज वेल एज द नंबर ऑफ सी टर्टल्स, ओडिशा क्यों आते थे आपको पता? द नंबर ऑफ सी टर्टल्स अप्रोचिंग द कोस्ट ऑफ ओडिशा एंड गुजरात, वो पहले अगर 50,000 आते थे सी टर्टल्स, तो अभी शायद 1,000 आते होंगे, बहुत नंबर कम हो चुका है। वाटरफॉल जिसको जड़ बिलाड़ी बोलते हैं, मैंने बड़ौदा का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है ना। वाटरफॉल जड़ बिलाड़ी वंस फाउंड फ्रीक्वेंटली इन नर्मदा, सामान्य तरीके से देखने को मिलता था नर्मदा नदी में, तापी नदी में, मही नदी में, महिसागर बोलते हैं उसको, एंड साबरमती मतलब अहमदाबाद में ही है। साबरमती रिवर्स ऑफ गुजरात इज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट, अ टाइम हैज कम फॉर अस टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स सीरियसली। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, हमने ये एक्सटिंक्शन वाला पॉइंट को अच्छे से निभा लिया। रीजंस फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, ये काम करते थे हम लोग, क्या करते थे हमारे पूर्वज राजा राज, ठीक है, पानी लेने थे। रीजंस फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ है उसका जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसके कारण क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं उसके कारण? पहले तो ड्यू टू द ह्यूमन इंटरफियरेंस एंड ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड मतलब लैंड, है ना, एज वेल एज इन वाटर सेड एरियाज ऑफ फॉरेस्ट। आपको बता दूं, आई एम श्योर आपको नहीं पता होगा वाटर सेड एरिया क्या होता है, ठीक है। देखो जैसे कोई भी रीजन है, काइंड ऑफ माउंटेनस रीजन है और वॉट एवर इट इज, तो वहां से एक स्ट्रीम निकल रही है, दूसरी स्ट्रीम निकल रही है, तीसरी स्ट्रीम निकल रही है, चौथी स्ट्रीम, तो ये सब स्ट्रीम निकल के एक जगह पे इकट्ठा हो रही है, तो इसी को हम वाटर सेड एरिया बोलेंगे, ठीक है। आई एम श्योर आप लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है, ऑफ द फॉरेस्ट एंड नेचुरल हैबिटेट, इवन जरूरी है माउंटेनस रीजन, जंगल में भी ऐसा होता है, ये जो स्ट्रीम है, ये स्ट्रीम है, ये स्ट्रीम है, एक जगह पे आके इकट्ठा हो रही है, तो उसको हम वाटर सेड रीजन बोलेंगे, ठीक है। आई एम श्योर आपको नहीं पता होगा, ठीक है।
अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स इज पुट इन डेंजर। हम क्या करते हैं, पहले वाला पॉइंट, रीजंस फॉर द, ये वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्ट क्यों होती है, क्यों सब खत्म होते हैं। तो इंसान का जो इंटरफेरेंस है इन द ग्रास लैंड, कहां पे, इन द ग्रास लैंड एंड इन द वाटर साइड एरिया ऑफ द जंगल। अगर हम जाएंगे ग्रास लैंड में, जंगल का कोई भी, जैसे ये लैंड दिख रहा है या तो फिर वाटर साइड एरिया में हम चले गए, तो क्या नेचुरल हैबिटेट जो उन लोगों को जो वहां पे जंगली पशु रह रहे हैं, क्या उनको नुकसान नहीं होगा? ऑब्वियसली हमारी वजह से उनको तकलीफ होगी। तो द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स इज पुट इन डेंजर। बराबर है। हम जब वाटर साइड एरिया में गए, से सपोज ये वाटर साइड एरिया है, तो क्या हमारी वजह से हमने वहां की जो वाइल्ड एनिमल्स है उनको डेंजर में नहीं डाला। फिर ये जैसे शिकार करने हम चले गए ग्रास लैंड्स में, तो क्या हमारी वजह से वाइल्ड एनिमल्स है उनकी लाइफ को डेंजर में हमने नहीं डाला? ठीक है, धल्लड़े से डाला। पहले वाला पॉइंट था, हमने उनकी नेचुरल हैबिटेट, उनकी जो नेचुरल हैबिटेट है ऑफ द वाइल्ड लाइफ, नेचुरल हैबिटेट को डेंजर में डाला, पहले वाला पॉइंट। दूसरे वाला पॉइंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज द मेन रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल इम्बैलेंस। अरे यार, हम क्या कर रहे हैं, जैसे अगर आपका घर तोड़ा जाए तो क्या होगा, आपका घर तोड़ा जाए तो आप कहां पे रहोगे, आप समझ रहे हो? तो आपने क्या किया, जंगल को बर्बाद किया, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। अब इसकी वजह से यहां पे कौन रहता है, वाइल्ड एनिमल्स, और ये क्या है, वाइल्ड एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट है। वो आप हमारे जैसे बिल्डिंग में थोड़ी रहेंगे, ठीक है? तो नेचुरल हैबिट, उनका जो नेचुरल हैबिटेट था उसको हमने बर्बाद किया, इसीलिए नेचुरल इम्बैलेंस हुआ। इट्स फाइनल इम्पैक्ट इज द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अब यार, आपने जिस जंगल को जलाया है, काटा है, तो वहां पे जो लोग रह रहे थे वो कहां पे जाएंगे, इसीलिए उनका नंबर्स कम हो रहा है, नेचुरल इम्बैलेंस है। ड्यू टू द ह्यूमन इंटरफियरेंस इन द ग्रासलैंड इन द वाटर साइड एरिया ऑफ द फॉरेस्ट, द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज इन पुट इन डेंजर। आर यू गेटिंग? यस। फिर आपने क्या किया, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। हम पढ़ रहे रीजन फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का डिस्ट्रक्शन क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज द मेन रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल इम्बैलेंस, नेचुरल इम्बैलेंस। इट्स फाइनल इंपैक्ट इज द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। इसका फाइनल इंपैक्ट ये है, इसका फाइनल इंपैक्ट ये है कि जो वाइल्ड एनिमल्स है उसका नंबर कम हो रहा है। ठीक है, हम रिपीट करेंगे, डोंट वरी। नाउ हंटिंग द एनिमल्स टू ऑब्टेन, हम एनिमल्स को क्यों हंट कर रहे हैं भाई? डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ पढ़ रहे हैं, तो आप एनिमल्स को जो हंट कर रहे हो, शिकार कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आपको उनके बाल चाहिए, आपको उनकी स्किन को हाइड भी बोलते हैं, वो भी चाहिए, आपको उनके बॉन्स चाहिए, आपको उनके हॉर्न्स चाहिए, आपको उनके नेल्स चाहिए। पता है ना, टाइगर के नेल भी लोग पहनते हैं, ठीक है? इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। देखो, डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तीनों पॉइंट में डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हुआ ड्यू टू द ह्यूमन इंटरफियरेंस इन द ग्रासलैंड एज वेल एज इन द वाटर साइड एरिया ऑफ। अगर यहां पे ह्यूमन इंटरफियरेंस बढ़ रहा है ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है, इसकी वजह से, वेरी गुड, द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स इज पुट इन डेंजर। उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो डेंजर में आ चुका है। दूसरा पॉइंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज द मेन रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल इम्बैलेंस। ठीक है, बढ़िया है। इट्स फाइनल इंपैक्ट इज द, इसका डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट का फाइनल इंपैक्ट क्या है? इट्स फाइनल इंपैक्ट इज द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। कहां जाएंगे भाई? किसी को घर से निकालोगे, उनका नंबर कम हो जाएगा, ठीक है ना? दोनों में सबसे पहले हमने वाइल्ड एनिमल्स को डेंजर में रखा। फिर अगर आप जंगल को काटते हो, खत्म करते हो, ऑब्वियसली वो जिसका घर है वो भी खत्म हो गया, ठीक है? तीसरे में आप सीधा डिस्ट्रक्शन कर रहे हो, हंटिंग कर रहे हो। तीसरे में तो क्या कर रहे हो? पहले और दूसरे पॉइंट पे आपने सीधा डिस्ट्रक्शन नहीं किया। डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ की अगर बात करें तो ह्यूमन इंटरफेरेंस हुआ ग्रासलैंड और वाटर साइड एरिया में, हुआ वो फॉरेस्ट, है ना? उसकी वजह से नेचुरल हैबिटेट यानी कि जो वो ग्रासलैंड था और वो वाटर साइड एरिया था जंगल का, वो उनका नेचुरल हैबिटेट था, उसको आपने डेंजर में डाला, उसकी वजह से उनकी लाइफ डेंजर में आई। दूसरे वाले पॉइंट में डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट,
उसकी वजह से किसी को घर से निकालोगे तो भाई वो रात को ठंडी में मर नहीं जाएगा, बरसात में मर नहीं जाएगा। ऐसे ही डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जो अंदर कौन रह रहा है, वाइल्ड एनिमल, तो उनको भी आप खतरे में डाल रहे हो, उनका नंबर कम होगा। तीसरे वाले पॉइंट में आप सीधे उनको मार रहे हो तो नंबर तो कम होना ही हो। उनको क्यों मार रहे हो भाई? हंटिंग द एनिमल्स टू ऑब्टेन, आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? आपको हेयर चाहिए, आपको क्या चाहिए? उनकी स्किन चाहिए, स्किन को आप क्या बोलते हो? हाइड बोलते हो। आपको क्या चाहिए? बॉन्स चाहिए, ठीक है। आपको क्या चाहिए? आपको हॉर्न्स चाहिए और आपको नेल्स चाहिए। याद रहेगा आपको? आप समझ रहे हो? तीनों पॉइंट आपको समझ में आए कि नहीं आए? आगे बढ़ो। द ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉरेस्ट मेड बाय मैन फॉर हिज ग्रीडी मोटिव्स। हम जंगल में से हमारे जो ग्रीडी, लालची मोटिव्स है, उसकी वजह से जंगल को ओवरली एक्सप्लॉइट करते हैं। सच एज हमें रोड बनाना है, क्या बनाना है? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बनाना है, माइनिंग मिनरल्स करना है, एक्सपांशन ऑफ न्यू सेटलमेंट्स और सिटीज एटसेट्रा डिस्प्लेसेस द वाइल्ड एनिमल्स। इसकी वजह से भी उनका नुकसान होना है। अगर हम ओवर किसी जंगल को, ये पर्टिकुलर जंगल है, अब यहाँ से हमारा रोड पसार होना है, ठीक है, तो जंगल का ओवर एक्सप्लोरेशन हुआ कि नहीं हुआ? अब इधर से आप हाईवे बना रहे हो तो वो उन लोगों का घर है, कहाँ जाएंगे वो लोग? सो द ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ फॉरेस्ट मेड बाय मैन, क्यों पर? फॉर इज ग्रीडी मोटिव्स, उसके मोटिव्स कैसे हैं? ग्रीडी है। सच एज आपको बनाना है, रोड बनाना है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जैसे आपका सरदार सरोवर योजना है, नर्मदा नदी के ऊपर जो है, वो भी एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। फिर माइनिंग मिनरल्स आप जमीन में से निकालते हो, माइनिंग करते हो। एक्सपांशन ऑफ न्यू सेटलमेंट्स, मतलब आप सोसाइटी की सोसाइटी जंगल में बढ़ाते रहो, ठीक है। और सिटीज डिस्प्लेस, इसकी वजह से वाइल्ड एनिमल डिस्प्लेस हो गए। हम फिर से बोलते हैं, इसके और इसके पॉइंट में डायरेक्ट उनको इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पे तो सीधा इम्पैक्ट है, आप उनको ही मार रहे हो। पहले में तो ह्यूमन इंटरफियरेंस है, कहाँ पे? ग्रासलैंड्स और इन वाटरसेड एरिया ऑफ द फॉरेस्ट। इसकी वजह से उनका नेचुरल हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स इन पुट इन डेंजर। उनका जो घर है, जंगल है, उसको आपने डेंजर में डाला। दूसरे में जंगल को काटा, डिस्ट्रक्शन ऑफ जंगल इज द मेन रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेचुरल इम्बैलेंस, क्योंकि उनको काटा तो वो जाएंगे कहाँ, ठीक है ना। अगर 13 नंबर का साइंस का चैप्टर पढ़े हुए हो तो आपको ये नेचुरल इम्बैलेंस पता चलेगा। अगर टाइगर नहीं रहेगा तो हिरण को कौन खाएगा? डियर को। आप समझ रहे हो? तो नेचुरल इम्बैलेंस, ये वर्ड पता चला, इकोसिस्टम ने वगैरह वगैरह। इट्स फाइनल इंपैक्ट इज द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। इसकी वजह से नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तीसरे वाले पॉइंट पे तो आप डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ डायरेक्टली कर रहे हो। क्या कर रहे हो? डायरेक्टली। हंटिंग द एनिमल्स टू ऑब्टेन, आपको क्यों चाहिए भाई? उसके बाल चाहिए, आपको उसकी स्किन चाहिए, हाइड चाहिए, ठीक है, आपको उसके बोन्स चाहिए, आपको उसके हॉर्न्स चाहिए, आपको उसके नेल्स चाहिए, ये भी रिस्पॉन्सिबल है। फिर चौथे में हम लालची हैं। द ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉरेस्ट मेड बाय मैन, क्यों पर? फॉर हिज ग्रीडी मोटिव्स। कैसे मोटिव्स है? ग्रीडी मोटिव्स। जैसे कि हमें रोड बनाने हैं, हमें मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बनाना है, हमें माइनिंग मिनरल्स करना है, एक्सपांशन ऑफ न्यू सेटलमेंट्स, या तो फिर नए सिटीज बनाने हैं, डिस्प्लेसेस वाइल्ड एनिमल्स। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से 4 पॉइंट हमने अच्छे से किए। वी विल मूव ऑन, उसको हम रिपीट करना पसंद नहीं करेंगे। योग्य? ठीक है। फॉरेस्ट लैंड्स आर बीइंग एंक्रोच फॉर ग्रास। ये जो फॉरेस्ट के लैंड है वहाँ एंक्रोचमेंट होता है, हम घुसते हैं। क्यों? हमें चाहिए घास चाहिए, हमें चाहिए फ्यूल चाहिए, यानी वुड समझ लो। हमें क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए, यानी वुड समझ लो। देखो, फ्यूल मतलब उसको लार्जली आपको जो भी, जैसे लकड़ा हो गया, लकड़े से अगर आप खाना बना रहे हो तो फिर लकड़ा फ्यूल है, ठीक है। फिर आप पेट्रोल भी एक फ्यूल है, लेकिन आप जंगल में से क्या हासिल करते हो? फ्यूल। एंड फॉर ग्रेजिंग, मतलब आपके जो भेड़ बकरी है उनको चराने के लिए जा रहे हो। द फॉरेस्ट फायर एंगल्स मैनी स्पीसीज, और अगर जंगल में आग लग गई तो काफी सारी प्रजातियों को वो निगल जाएगी। When the forest fire occurs at the time of rearing the young ones, यानी जब नए बच्चों को, प्रजाति को हम पैदा करने वाले होते हैं, मतलब जंगल के जो एनिमल्स है वो पैदा करने वाले होते हैं,
ऑफ द बर्ड्स और हैचिंग द एग्स मतलब अंडे से बाहर निकलने वाले होते हैं, इट क्रिएट्स अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अगर ऐसा हो गया तो काफ़ी सारे, जैसे किसी इंसान का कोई लड़का मर जाता है, ट्रेन गिर जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या हमारे दिमाग पे कैसी नेगेटिव इंपैक्ट आती है कि हमें अभी ट्रेन से सफ़र नहीं करना चाहिए। तो अगर जंगल में कोई अगर एनिमल बच्चा दे रहा है, अंडे में से कोई बाहर आ रहा है पक्षी, ठीक है, तो उस टाइम पे आग लग गई तो उसकी उनके ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो फॉरेस्ट लैंड्स बीइंग एंकरेज फॉर ग्रास, क्योंकि ग्रास फ्यूल एंड फॉर ग्रेजिंग, अंदर लोग क्यों जाते हैं, घास के लिए जाते हैं, लकड़े के लिए जाते हैं, या तो फिर ग्रेजिंग के लिए जाते हैं। नाउ अगर गलती से फॉरेस्ट फायर लग गई, वो बताया नहीं गया है इन लोगों ने, एक दो लाइन कब्बा दी है, लेकिन उन लोगों ने, ये कुछ लोग गए अंदर, कुछ गलती हो गई और जंगल में आग लग गई, और जंगल में आग लग गई तो काफ़ी सारी प्रजातियों को ख़त्म कर देगी, एंगल्स मतलब निगल जाती है मैनी स्पीसीज। और व्हेन द फॉरेस्ट फायर अकर्स एट द टाइम ऑफ रियरिंग द यंग वंस ऑफ द बर्ड्स, या तो फिर हैचिंग द एग्स, इट क्रिएट्स अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स के दिमाग के ऊपर वो नेगेटिव इंपैक्ट देती है। छठा वाला पॉइंट, ड्यू टू द लॉस ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट्स मैनी एनिमल्स विदाउट एनी अबोर्ड, अबोर्ड मतलब क्या, घर, गुजराती में लिखा, कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विथ मैन एंड समटाइम्स इवन लॉस देयर लाइव्स। ड्यू टू द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट मैनी एनिमल्स विदाउट एनी अबोर्ड कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विथ मैन एंड समटाइम्स इवन लूज देयर लाइव्स। सीधी बात है ना, अगर जंगल बर्बाद हो गया, ठीक है, क्या करेंगे, नेचुरल हैबिटेट से बाहर आएंगे, इंसानों के साथ कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, और इंसान तो क्या है, पावरफुल है, बंदूक होगी, उनको मार देंगे, इसीलिए बेचारे अपनी लाइफ को गवा देंगे। हमें ये जरूरी होता है, क्वेश्चन क्या है, आप पढ़ क्या रहे हो, आपको आखिरी वाला लाइन क्या लिखना है, डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, लकड़े की जंगल की डिस्ट्रक्शन के बारे में हम नहीं लिख रहे, तो आपको आखिरी में सीधे से सीधा कैसे कैसे कौन से तरीके हैं जहाँ पे वाइल्ड एनिमल खत्म होते हैं वो पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा है, फॉरेस्ट लैंड्स आर बीइंग एंक्रोच फॉर, क्यों, पर ग्रास फ्यूल एंड फॉर ग्रेजिंग। इसकी वजह से शायद कोई इंसान की गलती है, इसकी वजह से कभी कभी आग लग जाती है, और ये आग, द फॉरेस्ट फायर एंगल्स मैनी स्पीसीज, और व्हेन द फॉरेस्ट फायर अकर्स एट द टाइम ऑफ रियरिंग द यंग वंस ऑफ द बर्ड्स और हैचिंग द एग्स, इट क्रिएट्स अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। ड्यू टू द लॉस ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट्स, अब अभी उनका घर खत्म हो गया है तो वो बाहर तो निकलेंगे, मैनी एनिमल्स विदाउट एनी घर यानी अबोर्ड कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विथ मैन, और कभी कभी वो अपनी जान गवा देंगे। 6 पॉइंट हो गए हमारे, अच्छे से हो गए। हंटिंग टू प्रोक्योर बायोमेडिसिन, कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे हम किसी स्नेक को, हमें स्नेक चाहिए होते हैं, क्यों चाहिए होता है, हमें बायोमेडिसिन चाहिए होती है, काफ़ी एनिमल्स से, काफ़ी प्लांट से हमें बायोमेडिसिन चाहिए, तो हंटिंग टू प्रोक्योर, हमें हासिल करना है क्या, बायो मतलब लाइफ, मेडिसिन, और थिंग्स विच मेक परफ्यूम, काफ़ी सारी बात परफ्यूम भी हमें ऐसे मिलता है, बहुत लंबा प्रोसेस है, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। ऑल्सो ब्रिंग द स्पीसीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला, हमें ये पता होना चाहिए हम कौन से क्वेश्चन के ऊपर है, कौन से टॉपिक के ऊपर है। आपको कैसे भी करके अलग अलग टॉपिक सोचने, और पढ़ाई रट्टा मारना नहीं होता है। जैसे 7 मुद्दे बताए गए, 7 मुद्दों में सिस्टमेटिक वे से बताया गया है कि कैसे कैसे वाइल्ड एनिमल के ऊपर खतरा होता है, उनके जीवन के ऊपर। तो हमने अलग अलग तरीके बताए कि जो इंसान, ये भी एक इंसान की ग्रिड है, ये वो तीसरे वाले पॉइंट से है सीधा, तीसरे वाला पॉइंट भी हंटिंग का ही है, लेकिन यहाँ पे बताया गया कि आप हंटिंग, देखो वो चाहते तो ये 7वां वाला पॉइंट है वो तीसरे वाले में ऐड कर सकते थे, लेकिन उन लोगों ने अलग से रखा, क्योंकि वहाँ पे हम 5 चीज़ों के लिए करते थे, ठीक है। हेयर था, स्किन यानी हाइड था, ठीक है, आपको बोन्स चाहिए थे, ठीक है, आपको क्या चाहिए थे, बोन्स चाहिए थे, आपको नेल्स चाहिए थे, ठीक है, और एक चीज़ हम भूल चुके हैं, क्या चाहिए थे, बोलो, सोचो सोचो सोचो, हॉर्न्स, सिंग भी चाहिए थे, ठीक है। तो हंटिंग टू प्रोक्योर, अब 7वें वाले पॉइंट में, जैसे तीसरे वाले पॉइंट के ऊपर भी हंटिंग था, 7वें वाले पॉइंट में भी हंटिंग है, लेकिन यहाँ पे आप हंटिंग क्यों करते हो, आपको बायोमेडिसिन चाहिए, और थिंग्स विच मेक परफ्यूम, मतलब ये और टॉपिक है, लेकिन कैसे भी करके आप हंटिंग कर रहे हो। इन लोगों ने थोड़ा क्वेश्चन के आंसर को इसको ऊपर ऐड कर सकते हैं। ऑल्सो ब्रिंग स्पीसीज ऑन द वर्ज ऑफ
एक्सटिंक्शन। अब हंटिंग कर रहे हो, कंटिन्यूस बेसिस पे हंटिंग कर रहे हो तो भी एक्सटिंक्ट तो होना ही है, ठीक है। तो मुद्दा आपको पता चला, अलग अलग मुद्दे पे बात की कि कैसे कैसे प्रजातियां, वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स है उनके ऊपर खतरा होता है ना, और आपने 7 अलग अलग टॉपिक के ऊपर चर्चा किया। अगर कोई स्मार्ट बंदा है तो एक बार वीडियो देखेगा तो हो जाएगा, अगर थोड़ा वीक बंदा है तो उसको 2-3 बार वीडियो देखना पड़ेगा, बट मेरे हिसाब से मेरा वीडियो मोर देन इनफ है अगर आपको एसएस पढ़ना है तो। एनी डाउट्स? नो डाउट्स। देखो और जानने की कोशिश करते हैं, थिंग्स टू नो। कौन सा? रेड पांडा के बारे में जानते हैं। रेड पांडा इज फाउंड इन द कोल्ड फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालयास। कल इसके बारे में भी एक लाइन आया था, कल या परसों, कल तो हमने शायद रात को वीडियो नहीं बनाया था, मैं बाहर गया था। हिज फूड इज बाम्बू स्प्राउट्स। वो क्या खाता है? बाम्बू स्प्राउट्स खाता है। फिर अंडे खाता है ना, बॉइल्ड अंडे। कौन से वाले अंडे? सर ऐसा नहीं लिखा है। वो क्या अपनी मम्मी को बोलेगा मेरे लिए अंडे बॉईल करके दो? नॉनसेंस, कुछ भी बोलते हो। फिर छोटे छोटे बर्ड्स को भी खाता है, ठीक है, छोटे छोटे। अब कीड़ों को भी खाता है। इट इज लेस्ट एक्टिव ड्यूरिंग द डे। इसको दिन बराबर पसंद नहीं है, दिन के दौरान कम एक्टिव रहता है। बिसाइड्स इंडिया इट इज ऑल्सो फाउंड इन चाइना, नेपाल, भूटान एंड म्यांमार। अगर रेड पांडा की बात करें, थिंग्स टू नो में आता है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। रेड पांडा इज फाउंड इन द कोल्ड फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालयास। याद रहेगा, रेड पांडा इज फाउंड इन द कोल्ड फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालयास। वेरी गुड। हिज फूड इज बाम्बू स्प्राउट। क्या खाता है? बाम्बू के स्प्राउट्स खाता है, अंडे भी खाता है, भूलेंगे नहीं, बॉइल्ड अंडे खाता है। उसकी मम्मी उसको बॉईल करके देती है। इसको बॉईल करके कौन देगा बेटा? इसकी मम्मी। अब कैसे करके देती है वो मैसेज करके मत पूछना। स्मॉल बर्ड्स भी खाता है और छोटे छोटे कीड़े भी खाता है। अगर आप मानसून के दौरान आपके घर में कीड़ों की संख्या बढ़ जाए तो आप रेड पांडा को बुला सकते हो कि बेटा थोड़े इंसेक्ट खा जा। और आपको बता दूं, दिन के दौरान ये एक्टिव होता नहीं है, तो रात में आपके घर के सब कीड़े ये खा जाएगा, आपको छोटा हिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिसाइड्स इंडिया इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन चाइना, चिनमिनचाओ, नेपाल, भूटान और म्यांमार, बर्मा। इस जगह पे पाया जाएगा। कोई डाउट है? नहीं है। मैं थका नहीं हूँ, और हम एटलीस्ट मेजर्स ऑफ हम वाइल्ड लाइफ को कैसे बचा सकते वो हम आज ही ख़त्म करना पसंद करेंगे, क्योंकि अभी तो हमारा वीडियो एकदम छोटा हुआ है, 30-32 मिनट का ही हुआ है, और हमें तो ख़त्म करना है बच्चों। आप तो जानते हो ना सिग्मा सर कितने डेडिकेटेड है बच्चों। ओके बच्चों, और मेरे मोबाइल में बैटरी भी बहुत ज़्यादा है, 86%, तो रात को मैं एक आध नेटफ्लिक्स पे मूवी भी देख सकता हूँ मेरे बच्चों, ठीक है? हाँ जी, ठीक है ना। और आपको कमेंट में बताना है कि आपके घर पे अभी मच्छर कितने हैं, क्योंकि मैंने अभी खाला हिट मंगाया है। रात को जब मैं वीडियो बनाने आता हूँ तो हर चौथे दिन मच्छर आता है। चाइना से मंगाया हमने मच्छर, ठीक है। मेजर्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? नाउ सबसे पहले तो आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना है। क्या करना है? एटीट्यूड। यार ये एटीट्यूड के ऊपर सब भाषण देते हैं। जैसे ही घर में कुछ बोल दिया है, और आपकी लाइफ आपकी एज पे ये बहुत ज़्यादा होता होगा, घर में कुछ कर रहे हो, मम्मी ने बोला बेटा पानी दे, आप पढ़ रहे हो, मम्मी मैं पढ़ रही हूँ, मम्मी मैं पढ़ रहा हूँ, तेरा एटीट्यूड चेंज कर, है ना बेटा, तो ऐसे तू कुछ कर नहीं पाएगा तेरी लाइफ में। हर कोई मतलब एटीट्यूड पे आ जाता है, तेरा एटीट्यूड ठीक कर, ठीक है। लेकिन हद तो वहाँ पे हो जाती है। बुक वाले भी, अभी एसएस की बुक वाले आपको स्टैंडर्ड 10 में बोल रहे हैं कि आप अपना एटीट्यूड चेंज करो, ठीक है, आप अपना परसेप्शन चेंज करो। किसके बारे में? जंगल के बारे में। किसके बारे में? जंगल के बारे में। इट इज वेरी वेरी नेसेसरी बच्चों टू चेंज अवर एटीट्यूड एंड हमारा परसेप्शन। परसेप्शन समझ रहे हो? परसेप्शन मतलब क्या? हमारी जो सोच होती है पर्टिकुलर पॉइंट के द्वारा टूवर्ड द जंगल, वी कंसीडर इट एज अ सोर्स ऑफ अनलिमिटेड इनकम। हमें लगता है जंगल से हमें बहुत इनकम। ये देखो ऊपर हमने जब डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ था उसके बारे में हमने 7 पॉइंट के बारे में चर्चा किया, उसी 7 पॉइंट को यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो। इंसान को क्या लगता है? जंगल से हमें बहुत पैसा मिल सकता है, और वो तो मिस्टेक है। यही तो हमारा एटीट्यूड प्रॉब्लम है।
हमें हमारा एटीट्यूड और परसेप्शन चेंज करना है जंगल के बारे में। हमें क्या लगता है जंगल में तो बहुत पैसा है, अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है, इट मस्ट बी प्रिजर्व्ड। हमें तो क्या करना चाहिए बेटा, जंगलों को, फॉरेस्ट को बचाना चाहिए। ओनली देन द नेचुरल हैबिटेट्स फॉर वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड। मैं थोड़ी बार पहले ही बोला, क्या पढ़ रहा है ना वो पता होना जरूरी है। पहले डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ पढ़ रहे थे तो हर बार डिस्ट्रक्शन पे आके अटकते थे। अभी हम प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो आपको कैसे भी करके ऐसा सोचना है कि हम वाइल्ड लाइफ को कैसे बचाएं, है ना। बुक में लिखा है जरूरी थोड़ी ना वही, आपके पास अगर कोई आइडिया है तो वो भी लिख दो। एक सर को अच्छा लगा तो मार्क्स देंगे, नहीं अच्छा लगा तो नहीं ना। आपको तो आइडिया चाहिए ना। ये भी आपके और मेरे जैसे इंसान ने सजेशंस दिया है कि आपको वाइल्ड लाइफ को बचाना है तो उसके तरीके बताओ। तो सबसे पहला उन्होंने क्या बताया हमें, इट इज नेसेसरी टू चेंज अवर एटीट्यूड एंड परसेप्शंस टुवर्ड्स द जंगल। सबसे पहला, क्योंकि वाइल्ड लाइफ कहां पे रहती है, जंगल में रहती है। वी कंसिडर इट एज अ सोर्स ऑफ अनलिमिटेड इनकम विच इज अ वेरी वेरी बिग मिस्टेक। आर यू श्योर? इट मस्ट बी प्रिजर्व। कौन? जंगल, फॉरेस्ट। और अगर जंगल बच गए, हमने ऊपर देखा जंगल बर्बाद तो वाइल्ड लाइफ बर्बाद। और अगर हम क्योंकि जंगल क्या है, फॉरेस्ट को हमने बचाने की बात करी। फॉरेस्ट तो क्या है, नेचुरल हैबिटेट है फॉर वाइल्ड लाइफ। ओनली देन द नेचुरल हैबिटेट फॉर द वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड। और यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, अगर नेचुरल हैबिटेट को बर्बाद किया, नेचुरल हैबिटेट को बर्बाद किया तो वाइल्ड लाइफ भी बर्बाद हो जाएगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मेंटेन द बैलेंस ऑफ नंबर बिटवीन द हर्बीवोरस एंड द कार्निवोरस। थोड़ी देर पहले ही बोला था, डियर जितने जरूरी है उतने ही टाइगर भी जरूरी है। समझ रहे हो? अगर डियर बच गए बहुत ज्यादा तो फिर वो हर्ब खाते रहेंगे, है ना। अब समझ रहे हो? टाइगर सभी मर गए तो डियर को खाने वाला कौन रहेगा? डियर मरेंगे नहीं, उनकी तादाद बढ़ती रहेगी, वो लोग हर्ब्स खाते रहेंगे। और अगर डियर नहीं है, टाइगर ही टाइगर है, तो डियर को नहीं खाएंगे, किसी और को तो खाएंगे ही खाएंगे। तो नेचुरल इम्बैलेंस होगा। क्या होगा? सो द मेंटेन 13 नंबर चैप्टर साइंस, मेंटेन द बैलेंस ऑफ नंबर, मेंटेन द बैलेंस ऑफ नंबर बिटवीन द हर्बीवोरस एंड द कार्निवोरस इन द जंगल। एनी डाउट्स? बिल्कुल भी नहीं। फॉर दिस स्टेप्स लाइक मेंटेनिंग द वाटर सोर्सेज इन द फॉरेस्ट, पहले तो वाटर रिसोर्सेज है उसको मेंटेन करना चाहिए, सोर्सेज इन द फॉरेस्ट। एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन ग्रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स शुड बी टेकन। इसके लिए वाटर सोर्सेज है उसको मेंटेन करने का एडवाइस दिया गया है, ठीक है। और ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स उसको भी कंट्रोल करने का एडवाइस दिया गया है। इट इज नेसेसरी टू चेंज अवर एटीट्यूड एंड परसेप्शन टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, ठीक है। वी कंसिडर्स फॉरेस्ट, इट लिख सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ अनलिमिटेड इनकम विच इज अ वेरी वेरी बिग मिस्टेक, ठीक है। हद से ज्यादा बड़ी मिस्टेक है। जंगलों को किसको प्रिजर्व करना है? हमें फॉरेस्ट को। इट मस्ट बी प्रिजर्व। जंगलों को बचाने की बात है। जंगलों को क्यों बचाना है? जंगलों को क्यों बचाना है? बिकॉज इट इज अ नेचुरल हैबिटेट। ओनली देन द नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड। और अगर वाइल्ड लाइफ बच गई तो प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ भी हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है? मेंटेन द बैलेंस ऑफ नंबर ऑफ बिटवीन द हर्बीवोरस एंड द कार्निवोरस इन द फॉरेस्ट। इसके लिए फॉर दिस स्टेप्स लाइक मेंटेनिंग द वाटर सोर्सेज इन द फॉरेस्ट, आपको क्या करना पड़ेगा? मेंटेनिंग द वाटर सोर्सेज। क्यों? अगर वाटर सोर्सेज को मेंटेन किया जाएगा तो हर्बीवोरस पानी पीने भी जाएंगे, वहां पे कार्निवोरस उनका शिकार भी करेंगे, ठीक है। वाटर सोर्सेज से उसको मेंटेन करना ही पड़ेगा। एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन ग्रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, देखो अगर डोमेस्टिक एनिमल्स ग्रेजिंग के लिए चले गए, ठीक है, तो फिर वो घास किसके लिए नहीं बचेगी? जंगल के हर्बीवोरस के लिए नहीं बचेगी। आप समझ रहे हो? बहुत हाई लेवल पे इस पॉइंट को कुछ भी लिखे भी ना समझा दिया गया। आपको पता चला मैंने क्या समझाया? बहुत हाई लेवल पे लिख दिया, शुड बी टेकन। पता चला? मेरा वीडियो देखना और उसको समझना बड़ी अच्छी बात है। लकी हो आप सिग्मा सर से पढ़ रहे हो, क्योंकि 2 या 3 साल बाद अगर एसएस की नई बुक आई तो इस लेवल पे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कोई नया टीचर पढ़ाएगा।
It is necessary to change our attitude and perception towards the forest. क्यों पर? We consider it a source of unlimited income, which is a very very big mistake. It must be preserved. कौन? Forest. Forest must be preserved. क्यों? अगर जंगल को बचाया गया, जंगल क्या है? Only then the natural habitat for wildlife can be saved. दूसरे वाला पॉइंट बहुत टफ था सर, बहुत तो इजी है भाई, समझना है, लिखना तो फिर भी आसान हो सकता है, समझना मुश्किल होता है। मेंटेन द बैलेंस ऑफ नंबर बिटवीन द हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस इन द फॉरेस्ट। अब इसको मेंटेन करने के उन लोगों ने जबरे दो एडवाइस दी है। ऐसा बोला वाटर सोर्सेस इन द फॉरेस्ट, उसको मेंटेन करो। क्यों? क्योंकि वाटर सोर्सेस होगा तभी तो वो पानी पीने आएंगे हर्बीवोरस, कार्निवोरस उनका शिकार करेंगे। एट द सेम टाइम रिस्ट्रिक्शन ऑन ग्रेजिंग एक्टिविटीज ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। अगर डोमेस्टिक एनिमल्स सब खा के चले गए, ठीक है ना, तो फिर हर्बीवोरस कैसे बचेंगे? उनको भी तो खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, तो दोनों फायदा देखा। यहां पे किसका फायदा था? कार्निवोरस का। यहां पे किसका देखा? हर्बीवोरस का। अब समझ रहे हो ना? शुड बी टेकन। कैन बी मूव ऑन? दो मुद्दों पे मैं वापस नहीं आऊंगा, मेरे हिसाब से मैंने रिवाइज करवाया। मैं आगे बढ़ू? देयर शुड बी स्ट्रिक्ट लॉस हंटिंग। आपने ऊपर देखा था तीसरे और सातवें पॉइंट पे, हंटिंग से आपको पता है ना, तीसरे और सातवें वाले पॉइंट पे वाइल्ड एनिमल्स को खतरा था, तो उस हंटिंग को भी वापस यहां तीसरे मुद्दे पे हम लेके आ गए। देयर शुड बी स्ट्रिक्ट लॉस टू बैन हंटिंग। हंटिंग को बैन करने का स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए, और दोज लॉज शुड बी इंप्लीमेंटेड वेरी हार्शली। एकदम खतरनाक तरीके से उन कायदों का अमल करवाना चाहिए। हैवी पनिशमेंट शुड बी इंफ्लिक्टेड फॉर इलीगल माइनिंग इन फॉरेस्ट एरिया एंड अ फाइन शुड बी इम्पोज्ड। कैन आई मूव ऑन? बड़ा इजी पॉइंट है, फिर भी एक बार रिपीट कर लेंगे। इट इज नेसेसरी टू मेक सच अरेंजमेंट्स व्हिच वुड नॉट डिस्टर्ब द एनिमल्स ड्यूरिंग देयर प्रोक्रिएटिव पीरियड। उनके जो प्रेगनेंसी वाला पीरियड है वहां पे भी कोई उनको डिस्टर्ब ना करे। अगर कोई मतलब एनिमल टाइगर वाइगर वगैरह प्रेग्नेंट है तो प्रोक्रिएटिव पीरियड के दौरान उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अ स्टडी शुड बी मेड अबाउट द लाइकली इफेक्ट्स ऑफ फिशरीज, फॉरेस्ट गैदरिंग्स और टूरिज्म इन द फॉरेस्ट एंड स्टेप्स शुड बी टेकन अकॉर्डिंगली। देखो तीनों पॉइंट बहुत इजी है ये, मतलब आप कोई भी सोच सकता है कि ऐसे ऐसा नहीं करना चाहिए। दैट शुड बी स्ट्रिक्ट लॉस टू बैन हंटिंग। हंटिंग को बैन करना चाहिए, और अगर कोई लॉ बनाया गया है तो उसको दोस लॉज शुड बी इंप्लीमेंटेड वेरी हार्शली। बहुत खतरनाक तरीके से उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। हद से ज्यादा हैवी पनिशमेंट शुड बी इंफ्लिक्टेड फॉर इलीगल माइनिंग इन फॉरेस्ट एरिया एंड अ फाइन शुड बी इम्पोज्ड। चौथे वाले पॉइंट पे इट इज प्रोक्रिएटिव पीरियड वाला पॉइंट है। इट इज नेसेसरी टू मेक सच अरेंजमेंट्स व्हिच वुड नॉट डिस्टर्ब द एनिमल्स ड्यूरिंग देयर प्रोक्रिएटिव पीरियड। पांचवें वाला पॉइंट है अ स्टडी शुड बी मेड अबाउट लाइकली इफेक्ट्स ऑफ फिशरीज। फिशरीज के जो लाइकली इफेक्ट्स है उसके ऊपर स्टडी होनी चाहिए। फॉरेस्ट गैदरिंग्स की जो इफेक्ट्स है उसके ऊपर स्टडी होनी चाहिए। एट द सेम टाइम जो हम टूर करने चाहते हैं, टूरिज्म इन द फॉरेस्ट, उसके ऊपर एक स्टडी होनी चाहिए, और अगर कोई दूरगामी इंपैक्ट आ रही है तो उसके ऊपर स्टेप शुड बी टेकन अकॉर्डिंगली। ठीक है। प्रोग्राम्स शुड बी अरेंज टू ब्रिंग वाइड स्प्रेड अवेयरनेस इन द सोसाइटी। ये तो हर बार होता है, मतलब हमें किसी को बचाना है, प्रिजर्व करना है, तो प्रोग्राम्स अरेंज होने चाहिए वाइड स्प्रेड अवेयरनेस के समाज के अंदर। ठीक है, बहुत नॉर्मल सा है, एकदम डिफॉल्ट लाइन है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, मेरा वर्ड है डिफॉल्ट लाइन है। कौन सी लाइन है? ये होनी ही चाहिए। इफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स इज इनएक्टिव, जो वाइल्ड लाइफ बचाने के लिए जैसे आर्मी छोटी सी होती है, अगर इनएक्टिव है देन प्रेशर शुड बी ब्रॉट ऑन देम एंड दिस वर्क शुड बी गिवन प्रायोरिटी। उनके ऊपर प्रेशर होना चाहिए और इस वर्क को प्रायोरिटी देना चाहिए। फिर से रिपीट कर लेते हैं, 2 3 4 5 ऊपर 2 गए, उसको तो मतलब डीप में पढ़ा हमने। ठीक है, इसको भी डीप में पढ़ सकते थे लेकिन बड़ा इजी है। देयर शुड बी स्ट्रिक्ट लॉस टू बैन हंटिंग। हंटिंग को बैन करने के लिए कैसे लॉस होने चाहिए? स्ट्रिक्ट लॉस होने चाहिए, और वो जो लॉस है दोस लॉस शुड बी इंप्लीमेंटेड वेरी हार्शली, हद से ज़्यादा। हैवी पनिशमेंट शुड बी इंफ्लिक्टेड फॉर इलीगल माइनिंग इन द फॉरेस्ट एरिया एंड अ फाइन शुड बी इंप्लीमेंटेड इम्पोज्ड। ठीक है, प्रोक्रिएटिव पीरियड वाला लाइन है चौथा वाला। इट इज नेसेसरी टू मेक सच अरेंजमेंट्स व्हिच वुड नॉट डिस्टर्ब द एनिमल्स ड्यूरिंग देयर प्रोक्रिएटिव पीरियड।
5वें वाला पॉइंट है, हमें स्टडी करनी चाहिए फिशरीज, जो हम वहाँ पे घूमने चले जाते हैं, फॉरेस्ट गैदरिंग करते, टूरिज्म करते, उनकी कोई दूरगामी इम्पैक्ट है कि नहीं, उसके ऊपर हमें स्टडी करना चाहिए। और अगर स्टडी होता है उसमें कुछ नेगेटिव दूरगामी इम्पैक्ट है तो फिर हमें स्टेप्स शुड बी टेकन। अ स्टडी शुड बी मेड अबाउट द लाइकली इफेक्ट्स ऑफ फिशरीज, फॉरेस्ट एंड टूरिज्म, FFT, ठीक है, ऑन फॉरेस्ट एंड स्टेप्स टू बी टेकन। और फिर छठे वाला पॉइंट तो आपको डिफॉल्ट लाइन है, प्रोग्राम शुड बी अरेंज टू ब्रिंग वाइड स्प्रेड अवेयरनेस इन द सोसाइटी, समाज के अंदर। और 7वें वाले पॉइंट पे धोनी पता है ना आर्मी में गया था एक बार, ठीक है, तो धोनी का नंबर है 7वां नंबर है, आर्मी को याद कर लेते हैं। इफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स इज इनएक्टिव, इफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स इज इनएक्टिव देन प्रेशर शुड बी ब्रॉट ऑन देम एंड दिस वर्क शुड बी गिवन प्रायोरिटी, ठीक है। इसको पढ़ ले, थिंग्स टू नो के बाद में पढ़ेंगे, इसको खत्म कर ले। एक हल्का सा है, थिंग्स टू नो है, हमें फटाफट पढ़ना होता है, रहने दो ना, नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे। थिंग्स टू नो है, डॉल्फिन है। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी।